ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की। मैंने आपसे कहा था कि भाई एक कोई गैसियस सैंपल अगर अपने पास है ना, तो लास्ट टाइम पर डिस्कस कर रहे थे कि कोई गैसियस सैंपल है, तो उस वेसल में जो पार्टिकल का वेलोसिटी इधर होगा वो तो बहुत कम होगा, इधर वाले पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, और इधर वाले पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, इधर वाले पार्टिकल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज द पार्टिकल्स कैन हैव इन द सेम वेसल। किसी की वेलोसिटी बहुत कम होगी क्योंकि ये तो ज्यादा इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा मूव करेगा। और कुछ मतलब ज्यादा मतलब एक पर्टिकुलर एवरेज टाइप वेलोसिटीज होगी। तो किसी गैस सैंपल में अपन कहते हैं कि भाई एक मतलब वेलोसिटीज मान लो अपने पास 100 मॉलिक्यूल्स है ना। अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो इन सभी का वेलोसिटी मान लेते हैं अलग अलग है। तो कोई बात नहीं, अपन कहेंगे भाई एवरेज कैलकुलेट कर लो। अपन क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 ऐसे ही करेंगे और कैलकुलेट करके बता दूंगा डिवाइड बाय 100, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ये अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई 10 मॉलिक्यूल्स के पास एक टाइप का वेलोसिटी है, 25 मॉलिक्यूल के पास अगर अलग टाइप का वेलोसिटी है, और 50 मॉलिक्यूल्स के पास v3 टाइप का वेलोसिटी है, तो भी अपन निकाल सकते हैं एवरेज। अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं, v एवरेज विल बी इक्वल टू n1 v1। n1 मॉलिक्यूल्स के पास v1 टाइप का वेलोसिटीज है, n2 मॉलिक्यूल के पास v2 टाइप का वेलोसिटीज है, एंड सो ऑन। तो डिवाइड बाय अपन कर देंगे भाई n1 प्लस n2 प्लस n3, that can be called as average velocity. But that will be the average velocity. हमें तो चाहिए क्या कि भाई how we can distribute the velocities between the particles। तो अपन क्या बोलते हैं, हम इसमें तीन टाइप के वेलोसिटीज पढ़ते हैं। एक वेलोसिटी जो सबसे कम होगा, एक वेलोसिटी जो बहुत ज्यादा हो सकता है, और एक वेलोसिटी जो मतलब ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, दैट कैन बी कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर total kinetic energy of the gaseous sample, because kinetic energy तो 3/2 RT पढ़ा अपन, that will be proportional. So at constant temperature the kinetic energy of the gaseous sample will remain constant. The kinetic energy, the total kinetic energy of the gaseous sample, kinetic energy of gaseous sample will remain constant. Sample will remain constant. वो चेंज नहीं हो सकता जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। बट तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स होंगे राइट ना, रिमेन कांस्टेंट, बट जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैसियस सैंपल में वो तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होंगे। वो मॉलिक्यूल्स पास भी आएंगे, कंटिन्यूअसली मूव करेंगे, आपस में टकराएंगे भी, टकराने के बाद वापस जाएंगे, लाइक दैट। और मे भी मॉलिक्यूल जरूरी नहीं कि ऐसे टकराएंगे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आ रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल यहां से ऐसे आ रहे हैं, तो वो यहां पर टकरा के मतलब डिफरेंट टाइप के कोलिजन हो सकते हैं। तो अपन कहेंगे आफ्टर कोलिजन मॉलिक्यूल अपना वेलोसिटी चेंज कर सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। लेकिन अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो किसी का कम भी होगा, किसी का वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो दूसरे का वेलोसिटी कम होगा। ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल विल रिमेन कांस्टेंट। Overall velocity of the sample will remain constant. But after collision the particle can change their velocity, मतलब individual particles can have different velocity or different kinetic energy, but the total energy of the sample will remain constant if the temperature is constant. Total kinetic energy of the sample remain constant. In the given gaseous sample, given gaseous sample,
the molecule can change their velocity after collision. Can change their velocity after collision. After collision. So their kinetic energy. can be changed. अगर velocity change होगा तो kinetic energy भी change हो रहा है. Can change. Right? But the total energy of the sample, energy remain constant. If the temperature is constant. अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द गैसियस सैंपल. यस. तो फिर हम क्या करते हैं, हम सारे गैसियस सैंपल में जो गैसियस सैंपल की बने, मान लो 1 मोल के बने, तो वी नो दैट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर. सबका वेलोसिटी थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, किसी भी गैसियस सैंपल में हमने एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे ये गैसियस सैंपल है तो अपन कहेंगे देखो भाई, इस रीजन में ऑलमोस्ट सभी का वेलोसिटी एक जैसा होगा. इस रीजन में ऑलमोस्ट सभी का वेलोसिटी एक जैसा होगा. इस रीजन में जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उनका वेलोसिटी एक जैसा होगा. तो ऑलमोस्ट हमने 3 टाइप के वेलोसिटीज में हर एक गैसियस सैंपल को डिवाइड कर दिया, और हमने 3 टाइप के वेलोसिटीज को पढ़ लिया. सिंस we cannot calculate the velocity of each gas sample, each gas particle in a sample. So we have distributed the velocity of gases particles in 3 terms. एक होगा V एवरेज, तो अपन उसको एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे. कैसे? N1 मॉलिक्यूल्स का V1 वेलोसिटी है, N2 मॉलिक्यूल्स का V2 वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि अपन एवरेज वेलोसिटी मींस जितने भी पार्टिकल्स हैं, वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज. इट इज द मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी. फिर कहेंगे अपन एक तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, एक अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट दैट वन इज एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी. So that is the average of all the velocities present in the sample. So V average लिख लेते हैं थोड़ी से ऐसे. So that is average. We have written here. V average will be equal to, that is N1 V1 plus N2 V2 plus, like that we can write, divided by N1 plus N2 plus जो भी अपन को given होगा वो सारे सम करके अपन बता देंगे. एक दूसरे टाइप का वेलोसिटीज होगा, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मीन स्क्वायर वेलोसिटी. और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मींस उसको अपन VRMS लिख देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो अपन कहेंगे भाई मीन का मतलब तो अपन को पता है क्या होता है, दैट इज एवरेज. मीन का मतलब अपन को पता है क्या होता है, दैट इज एवरेज. मीन मतलब एवरेज होगा, वो आपने लिखा मीन वेलोसिटी. और
स्क्वायर वेलोसिटीज मींस, चलो मैं स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर वेलोसिटीज मतलब मीन तो मैंने लिखा, आप वेलोसिटी का स्क्वायर कर लो, दैट इज कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। और रूट मतलब दैट वी विल डिफाइन लाइक दिस, कि अगर हमसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछेंगे तो विल राइट लाइक दिस, दिस इज a root mean square velocity. So Vrms will be equal to a root mean square velocity n1 v1 square plus n2 v2 square plus, we can write like this, divided by n1 plus n2 plus n3, like that we can write. That is mean square velocities. एक थर्ड टाइप का वेलोसिटी भी होता है, वो भी देखेंगे अपन। द थर्ड टाइप का वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, प्रोबेबल वेलोसिटी, तो उसको VMP जैसे लिख देंगे। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होता है, दैट इज द वेलोसिटी possessed by maximum fraction of molecules, maximum fraction of molecules, उसको अपन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल मतलब मोस्ट प्रोबेबल कितना, कौन सा वेलोसिटी हो सकता है, मतलब अगर 100 है तो 100 में से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का क्या वेलोसिटी है, दैट विल बी कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इस टाइप का कैलकुलेशन केमिस्ट्री में नहीं पूछने वाले। केमिस्ट्री में वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के वेलोसिटीज को अपन से ऐसे पूछेंगे। दैट इज, अगर अपन लिखेंगे कि भाई हमको द वेलोसिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, कि मेरे पास एक गैसियस सैंपल है, सो अपन उसे लिखेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर velocities. So मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर वेलोसिटीज वो क्या बोलता है कि भाई देखो, आप एक गैसियस सैंपल ले लो, जैसे अभी अपन ने एक वेसल बनाया था, बिल्कुल वैसे ही उसमें वो कहेगा कि भाई आप एक गैसियस सैंपल ले लो और उसको ग्राफिकली ऐसे बता दो। एक गैसियस सैंपल ले लो, आप उसे ग्राफिकली ऐसे बता दो, ठीक है ना। तो मैं यहां पर वेलोसिटी लिखूंगा, मैं यहां पर वेलोसिटी लिखूंगा और यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखूंगा, ऑफ मॉलिक्यूल। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी के लिए अगर ग्राफ बनाऊंगा तो आई राइट लाइक दिस। भाई अगर मैं दोनों का 1 मोल Cl2 ले लेता हूं और 1 मोल ऑफ N2 ले लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दोनों का वेलोसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेक करूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों का वेलोसिटी अगर चेक करूंगा तो ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, जिसका मास कम। तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होना चाहिए। तो मैक्सवेल ने कहा आप क्या करो, एक ग्राफ ऐसे बना दो और इस ग्राफ के अंदर आप ये बता दो कि इसके अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और ये डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज है, मतलब इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये वेलोसिटी है, 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 एंड सो ऑन। तो उसने अपन से कहा कि देखो ये एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा ना, दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो एरिया अंडर द ग्राफ represent the number of molecules of gas, number of molecules of gas। तो ठीक है, हमने मान लिया, क्योंकि हमें ऐसा ग्राफ, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बना के दिया जाएगा, या तो हमें देंगे या फिर हमें पता होगा कि हमें ग्राफ ऐसे बनाना है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे क्यों आएगा, बिकॉज इनिशियली ना वेलोसिटी बहुत स्पीड से, मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज होता है,
तो वो थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली ऐसे ग्राफ एकदम से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद मैक्सिमम मतलब ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये वेलोसिटी होगा। तो अगर ये वेलोसिटी मान लो हमने कहा कि भाई ये वेलोसिटी अगर सपोज करते हैं अपन ये Cl2 के लिए ग्राफ है, ये ग्राफ Cl2 का है, तो अपन कहेंगे अगर ये ग्राफ Cl2 का है तो फिर N2 का ग्राफ ऐसे होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि N2 का मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए। N2 का मास कम है ना, तो उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये ग्राफ N2, this is the most probable velocity for Cl2, this is the most probable velocity, maximum fraction of molecules having this velocity। तो N2 का मास कम होने की वजह से उसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो ये वेलोसिटी अगर N2 का है तो वेलोसिटी Cl2 का कम होना चाहिए, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसका रेट ऑफ वेलोसिटी, ऑब्वियसली बात है उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो वी यूज्ड टू से दैट ये वो वेलोसिटी है जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें अपन फिर से ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ चाहिए मुझे, और अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस टाइप के वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ गैसेस के लिए, अब आप नहीं भी बताते तो भी आप अगर हमसे पूछते कि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है तो बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा किसका होगा, Cl2 का या N2 का? बता देते जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, सेम टेम्परेचर। नहीं भी बताते तब भी बता देते। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे बनाया मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लिया, ये वेलोसिटी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी n इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये लिखा आपने कहा मैक्सवेल ने अपन को हर एक मॉलिक्यूल के लिए इस टाइप का ग्राफ बताता है वो, कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा सभी के लिए। तो ये ग्राफ ऐसे क्यों बना? तो उसने कहा देखो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो जैसे होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उनका फ्रैक्शन बहुत कम होता है। ऐसे अपन इसको दूसरे तरीके से समझते हैं और इजीली समझ में आएगा अपन को। देखो पता क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अपन ने कहा कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट हैं 10th क्लास में। अब ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनकी हाइट बहुत कम, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनकी हाइट एक्सेप्शनली हाई होगी। मोस्टली स्टूडेंट जो होंगे ना 10th क्लास के, सबकी हाइट एक जैसी होती है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो अपन ने कहा अच्छा मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है ना स्टूडेंट्स का, उनका ये हाइट था, इसको अपन कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल हाइट। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल हाइट। आपके सैंपल में जो आपने क्लास का सैंपल लिया ना 100 स्टूडेंट का, उनका मोस्ट प्रोबेबल हाइट ये रहेगी। ठीक है, तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम रह जाती है, अदरवाइज 10th के स्टूडेंट जो है सबका हाइट ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो एक्सेप्शनली अपन को बड़े दिखते हैं, तो बहुत हाइट है उसका, तो अपन ने कहा ठीक है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी वाले स्टूडेंट बहुत कम होंगे। वो जो बहुत ज्यादा हाइट वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनको अपन कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाले। अपन देखेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं। बट अगर अपन से कहेंगे भाई बहुत कम स्टूडेंट है जिनकी हाइट बहुत कम होगी, बहुत कम वेलोसिटी होगी, बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिनकी हाइट एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा होगी, मोस्टली स्टूडेंट का हाइट जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। तो एवरेज हाइट निकाल दो, कहेंगे 100 स्टूडेंट थे ना, इनको भी ऐड कर लो, वो तो है ही, उनको भी ऐड कर लो और टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर दो।
अच्छा, तो वो एवरेज वेलोसिटी है, वो एवरेज हाइट हो गई वी एवरेज, वो उन दोनों के बीच में ही हो। पर जो मोस्ट प्रोबेबल हाइट होगी और जो मैक्सिमम जो एक्सेप्शनली हाई होंगे, तो जो एवरेज आप निकालोगे, क्योंकि मोस्ट मैक्सिमम फ्रैक्शन का हाइट तो यही था, तो ऑब्वियसली बात है जो एवरेज निकलेगा वो उन दोनों के बीच में निकलेगा। 100 में से अगर 80 स्टूडेंट ऐसे हो गए, बहुत छोटे स्टूडेंट, मतलब ऐसे मान लो अपन ने कहा कि भाई इधर 10 हो गए तो इधर भी 10 हो जाएंगे, फिर इक्वली ले लिया आपने, अब एवरेज निकाल देते हैं, राइट। तो इनका आप नंबर दे दो वेलोसिटीज का, हम बता देते हैं क्या होगा, तो अपन को एवरेज मिल जाएगा। अब अगर एवरेज वेलोसिटी ये है, तो एक बात हमने क्या किया, मैक्सवेल ने हमसे क्या कहा कि देखो भाई, जो आपने यहां पर एवरेज वेलोसिटी लिखा है ना, तो ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट इसके आसपास रहेंगे ना, ऐसे इस रीजन में, इनकी वेलोसिटीज ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी, ज्यादा चेंज डिफरेंस नहीं है उनके वेलोसिटीज। रीजन जैसे अपन बॉक्स में डिवाइड कर रहे थे ना, इधर वाला ऑलमोस्ट एक जैसा, इधर वाले लाइक दैट, तो उसने कहा उसके इधर के आसपास जो स्टूडेंट होंगे ना, उनकी ऑलमोस्ट एक जैसी हो हाइट, और इधर एवरेज जो अपन निकालेंगे वो भी ऐसे होगा, एवरेज वेलोसिटीज। तो अपन ने क्या किया, तीन, बिकॉज बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी हाइट बहुत छोटी होगी। भाई जैसे हाइट उनका 6th क्लास में था ना, 10th क्लास में अपन को दिखेगा यार एकदम से बढ़ गए सारे के सारे, लेकिन 10th के बाद अपन को समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हाइट में डिफरेंस नहीं आता, वो बहुत स्लो आता है। तो अपन ने कहा ठीक है भाई, एवरेज का मतलब में ये समझ में आ गया कि अगर 100 स्टूडेंट का क्लास था, तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबल हाइट क्या होगा, तो अपन कहेंगे जो स्टूडेंट होंगे ना, सबसे ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जो मोस्ट प्रोबेबल हाइट होगी, मतलब अपन कहेंगे सबका हाइट जो होगा ना 5.2 या 5.3 ऐसे होगा, सबका हाइट या 5 होगा। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 5.5 या 5.6 ऐसे होगा, बहुत ज्यादा हाइट होगी। बाकी सारे स्टूडेंट जो होंगे, अगर एवरेज निकालूंगा तो जो हाइट आएगा ना, वो उन दोनों के बीच में। दैट इज हाउ द वेलोसिटी इज, क्योंकि हम इंडिविजुअल सभी पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत कम फ्रैक्शन था जिनकी वेलोसिटी एक्सेप्शनली हाई थी, ऐसा बहुत कम फ्रैक्शन था जिन, मतलब जिनकी हाइट बहुत कम थी, उनका भी फ्रैक्शन कम था, और ऐसे मोस्ट प्रोबेबल हाइट का जो फ्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट प्रोबेबल हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास वो सबसे ज्यादा होता है, वैसे हमने डिवाइड किया। अब इसमें अपन कहेंगे आरएमएस वेलोसिटी, तो वीआरएमएस ने इससे कैलकुलेट करता है, एक्चुअली जो अपन ने कैलकुलेट किया था ना बॉयल्स लॉ से, बाय बॉयल्स। तो बॉयल्स लॉ से अपन ने लिखा था पीवी इज इक्वल टू 1/3 m वी स्क्वायर, ये वी जो था वो आरएमएस वेलोसिटी था, तो यहां से अपन लिख सकते हैं वी आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 pv अपॉन m, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज आइडियल गैस लॉस, तो अपन लिख सकते हैं वी आरएमएस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT by m, पीवी इज इक्वल टू nRT ना, मॉलिक्यूलर मास लिया तो 1 मोल की बात कर रहे हैं, मतलब आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 3 RT by m। ये जो वेलोसिटी के इक्वेशंस है ना, इनको आप रट लो, इनके डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं ड्राइव किया था मैंने, इनका किसी का भी डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ ओलंपियाड्स में ही पूछा जा सकता है, वो भी इंटरनेशनल ओलंपियाड में। अपन फर्स्ट लेवल आप क्लियर करो, मैं उसके लिए भी डेरिवेशन अपन करते हैं डिफरेंशिएट करके, और रीजन को डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसके फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं पूछते अपन से। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ 2 RT by m, एवरेज वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ 8 RT by pi m। ये फॉर्मूले अपन को रट लेना है, अपन को कुछ नहीं सोचना, हमें तो फॉर्मूले से मतलब है, हम रट लेंगे। मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या मीनिंग होगा। अब
इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक तो कंसेप्ट है कि भाई जिसका मास ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कुछ सोचना ही नहीं उसमें। अगर ये नहीं भी दोगे, मत बताओ क्या है, ऐसे ग्राफ बना के दे दो, बता दूंगा इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब ये गैस का मास कम होगा, इसका ज्यादा होगा, लाइक दैट अपन से क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसमें चलते हैं अपन, क्योंकि इसमें अपन से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे तो अपन बताएंगे मॉलिक्यूलर मास, और इसमें ना रेशियो वगैरह काफी कुछ पूछेंगे इसमें। तो अपन क्या कहेंगे, ठीक है भाई, हमने बता दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल हैव दिस, वेलोसिटी इज मोस्टली रिलेटेड टू द कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन में आपने वीआरएमएस ही क्यों लिखा, आप मोस्ट प्रोबेबल लिख लेते, आप एवरेज लिख लेते। एक्चुअली वीआरएमएस जो होता है ना, दैट इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो अपन पार्टिकल में ये कैलकुलेट करना है गैसियस सैंपल में कि मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, बहुत मुश्किल है। एवरेज कैलकुलेट करना इजी है, मोस्ट प्रोबेबल भी कैलकुलेट करना इजी है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी पार्टिकल की, वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो वीआरएमएस होता है ना, दैट इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी। हम क्या करते हैं, सभी पार्टिकल्स में इक्वल काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। इक्वल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है आप सभी पार्टिकल की क्या कर रहे हो, इक्वल वेलोसिटी बता रहे हो। गलत है ना वो तो, लेकिन कैलकुलेशन से आता है, वैसे अपन डिफरेंशिएट वगैरह करें, क्योंकि एग्जैक्ट वैसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन को सैंपल। हम तो ये कर रहे हैं कि भाई कौन कैलकुलेट करेगा, एक मोल है, हम नंबर को तो काउंट नहीं कर सकते, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हर एक पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है। हम तो हाइपोथेटिकल, आइडियल गैस लॉस ही मतलब हाइपोथेटिकल लॉस। तो हमने कहा कि भाई देखो, अगर हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितने मोल्स आपने, जितने मॉलिक्यूल्स लिए, मॉलिक्यूल्स तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उन सभी मॉलिक्यूल्स में टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वली डिवाइड कर दो, तो वो तो कर ही लेंगे। पर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, ये होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी। और इक्वली डिवाइड करना है तो अगर 10 मॉलिक्यूल है तो 10 से डिवाइड कर दो, हो गया। एवोगैड्रो नंबर के बराबर तो Na से डिवाइड कर दो, मैं RA/Na KT लिख लेता हूं, लास्ट टाइम बताया था आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/Na। तो अगर हम सभी मॉलिक्यूल्स में, इसलिए तो अपन ने इसको ना R/Na लिख के अपन ने इसको टोटल काइनेटिक एनर्जी बोल दिया था कि दैट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले वीआरएमएस लिखा नहीं था वहां इक्वेशन में, उसका रीजन था, वरना कहेंगे सर ये नया टाइप का वेलोसिटी क्या बताने लगे आप, अब तो सिर्फ वेलोसिटी लिख लो। तो अभी अपन बोल सकते हैं कि देखो भाई, जो वीआरएमएस वेलोसिटी होता है ना, आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी is the hypothetical velocity, hypothetical velocity which is calculated, which is calculated by dividing the total kinetic energy, by dividing the total kinetic energy equally among all the gas particles in sample। तो अपन को पता है वो गैस पार्टिकल आपस में कोलाइड भी करेंगे, कोलाइड करने के बाद डायरेक्शन भी चेंज होगा, वेलोसिटी किसी की चेंज होगी, किसी की बढ़ेगी तो किसी की कम होगी, तो वेलोसिटी तो चेंज होते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी इंडिविजुअल पार्टिकल की चेंज होती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सैंपल विल रिमेन कांस्टेंट। तो अपन कहते हैं आरएमएस वेलोसिटी अपन को रिप्रेजेंट करेगा कि अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी को इक्वली सभी पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो उसमें हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, वो तो इक्वली रहेगा। तो पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा उसी को कहते हैं आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है,
VRMS वेलोसिटी हमें समझ में आ गया. एवरेज वेलोसिटी भी नहीं होता, दैट इज अ मीन वेलोसिटी. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द वेलोसिटी. फ्रैक्शन, एवरेज का फ्रैक्शन, आरएमएस का फ्रैक्शन. एक बात, इसको तो लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 2. अब हम थर्ड पार्ट की बात. अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो अपन कहेंगे फिर तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा. काइनेटिक एनर्जी क्या, अपन सीधा बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी. वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगी. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी. ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी. तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो अपन कहेंगे देखो भाई, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑल टाइप ऑफ वेलोसिटीज विल इंक्रीज. भाई वेलोसिटी कोई भी हो सभी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सभी पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा. ऐसे नहीं होगा कि किसी का बढ़ जाएगा या किसी का कम हो जाएगा. कम क्यों होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. सबकी काइनेटिक एनर्जी मतलब सबकी वेलोसिटी बढ़ेगी. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर all type of velocities increases. But the fraction of molecules with different type of velocities, different velocities decreases. वो डिक्रीज हो जाएगा. वो कैसे? तो अपन कहेंगे जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो इधर जो पार्टिकल थे ना जिनकी वेलोसिटी इधर थी, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल आगे आ जाएगा. इधर वाला पार्टिकल और आगे चला जाएगा, इधर वाला पार्टिकल और आगे चला जाएगा. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ये ऐसे हो जाना चाहिए. ग्राफ शुड बी लाइक दिस. और टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा क्यों? क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिनकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो इधर वाले पार्टिकल थे वो शिफ्ट हो गए आगे की तरफ. इनकी वेलोसिटी जो इधर थी वो इधर चले गए. भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी, सभी टाइप का वेलोसिटी बढ़ेगा ना. तो पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये होता था, अभी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ये होगा. दिस विल बी द वीएमपी. डैश कर देते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से. वैसे भी आपने लिखा और हमको भी बताया कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से सभी टाइप के वेलोसिटी बढ़ने चाहिए, बढ़ेंगे. बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट वेलोसिटी, मतलब अब T2 टेम्परेचर पे जो ये जो है ना इधर, ये जो फ्रैक्शन अब आ रहा है वो कम हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है अगर ग्राफ उधर फ्लैट होगा, क्योंकि अगर मान लो इनिशियली आपने 1 मोल लिया था और ये एरिया अंडर द ग्राफ 1 मोल रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 1 मोल थोड़ी चेंज हो सकता है. टेम्परेचर बढ़ाने से रहेगा तो 1 मोल ना. मतलब ग्राफ के एरिया दोनों सेम है, ग्राफ का एरिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो 1 मोल ही रिप्रेजेंट करेगा. हमें पहले ही बता दिया था आपने कि एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सैंपल. तो टेम्परेचर बढ़ाने से एरिया चेंज नहीं होगा. चेंज क्या होगा? टाइप ऑफ वेलोसिटीज बढ़ जाएंगे. तो अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये फ्रैक्शन ऐसे फ्लैट करता जाऊंगा ग्राफ को. पहले वीएमपी ये हुआ करता था, अभी वीएमपी इधर आ जाएगा, वीएमपी डैश, दैट इज वीआरएमएस डैश. पहले वीएमपी इधर था, ये वेलोसिटी थी वीएमपी, अभी शिफ्ट हो गया इधर. सभी टाइप के वेलोसिटीज बढ़ेंगे. सो ऑल टाइप ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, लेकिन फ्लैट. पहले क्या होता था? आरएमएस वेलोसिटी इधर था, अब आरएमएस वेलोसिटी नीचे. तो ग्राफ क्या होता जाएगा? फ्लैट होता जाएगा. आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो, हम कहेंगे भाई फिर तो किसी गैस की भी पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी. फिर तो ग्राफ भी हो सकता है यहां से शिफ्ट हो जाए, क्योंकि किसी का आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो हो ही नहीं सकता किसी को वेलोसिटी जीरो. बहुत हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ हमेशा शिफ्ट होता जाएगा आगे की तरफ. The value of velocity
can vary from 0 to infinity. वो कुछ भी हो सकता है. अगर इन्फिनिटी नहीं होता तो आप ग्राफ को यहाँ टच कर देते ना, क्योंकि हम बता नहीं सकते ना कि भाई कोई उस सैंपल में कोई एक पार्टिकल तो ऐसा मिल जाएगा ना जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, फिर क्या करें? हम किसी गैस सैंपल में ये नहीं ढूंढ सकते कि किस पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. तो फिर ढूंढ के बताना कि किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है वो बहुत मुश्किल है. ये पॉइंट पर ध्यान रखो. ये सारे पॉइंट जो अपन ने लिखे हुए हैं, इन पॉइंट से ऑलमोस्ट अपन को सारे ग्राफ मिल जाते हैं. या अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को वो ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी, हाउ मच मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हैविंग द वेलोसिटी. इस टाइप से अपन को कुछ ये वैल्यू दे दिया, गैस बता दिया तो मॉलिक्यूलर मास आ गया, फिर पूछा कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, तो अपन को पता चल जाएगा. अच्छा, आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो उस टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. बिल्कुल इस टॉपिक में इसी टाइप का ग्राफ हो सकता है इसमें. और इस ग्राफ ऑफ के बाद क्या लिखा है? कहां पर? फोर्थ पॉइंट में लास्ट में. The velocity of molecules can vary from. तो ये अपन बता सकते हैं गैसियस सैंपल में, और इसी टाइप का ग्राफ अपन से पूछेंगे और ये बताना है अपन को. दैट्स ऑल. ये टेम्परेचर T1 पे था, पर ऐसे लिख देते हैं T1 पे था, ये T2 है और T2 इज ग्रेटर देन T1. ये अपन ने बताया. तो वी आर एबल टू टेल कि भाई कैसे वेलोसिटीज चेंज होंगे, तो बता सकते हैं. इसी टाइप से अपन से क्वेश्चन पूछ लेंगे और यही अपन से पूछते हैं. अब मैं थोड़ा सा रेशियो वेलोसिटीज की बात कर लेते हैं अपन. रेशियो वेलोसिटीज वैसे तो अपन को पता है कि भाई आप VRMS सबसे ज्यादा होता है, फिर एवरेज होता है, फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है. तो VRMS हो जाएगा, फिर V एवरेज हो जाएगा और V मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा. अगर ये 1 होगा तो ये 0.921 हो जाएगा और ये 0.8164 इस टाइप से. बिकॉज वी नो दैट ना रेशियो जो अपने लिखा हुआ है VRMS, उसमें थोड़ा सा नीचे आप एक और रेशियो लिख सकते हो. मतलब जो रेशियो अपने लिखा RMS 3RT/m, दैट इज 3RT/m. इसका रेशियो लिखेंगे अपन एवरेज के साथ ना 8RT/m, और इसको रेट अपने लिखा रेशियो दैट इज 2RT/m. m हटा लेते हैं, RT हटा देते हैं, बाकी √3 अगर अपन 1 ले लेते हैं तो √8/3.14 इट विल बी 0.921 और √2 अपने पास रेशियो में अगर उसको 1 लेंगे तो क्या आएगा टोटल. ये रेशियो. अगर ये वेलोसिटी गिवन है, ये पूछा है, तो अपन रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर गिवन है तो. अगेन इसमें आप एक ही जगह गलती करोगे. इन इक्वेशन के अलावा जो भी मैंने आपको कंसेप्चुअली यहाँ बताया, उसके अलावा जो भी आप गलती करोगे वो सारा कैलकुलेशन में गलती करोगे. मैं एक बार वेलोसिटी लिख लेता हूं. VRMS इज इक्वल टू √3RT/m होता है. वैसे तो आइडियल गैस लॉ फॉलो करता है, इसलिए मैं इसको 3PV/m भी लिख सकता हूं या 3PV/d भी लिख सकता हूं. d इज द डेंसिटी. भाई ये अपन ऐसे लिख रहे हैं इसलिए बिकॉज वी नो दैट उनको पता है PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, और 1 मोल तो होगा ही बिकॉज मॉलिक्यूलर मास यूज कर रहे हैं. एंड वी कैन राइट दैट डेंसिटी
D will be equal to मास अपॉन वॉल्यूम, बस वहां पर अपन ने मोलर मास लिया हुआ है, तो इसको अपन मोलर डेंसिटी भी बोल सकते हैं और इसको मोलर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, 1 मोल का वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी है मोलर वॉल्यूम है, मतलब पर मोल का डेंसिटी होगा, इसे बोल सकते हैं। वी एवरेज अपन ने लिखा 8 RT बाय पाई एम, अब बाकी भी लिख सकते हैं अपन, भाई RT को आप PV लिख लोगे, PV बाय पाई एम और 8 T डिवाइडेड बाय पाई डी, और वैसे अपन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं 2 RT बाय M 2 PV by M and that is 8 2 PV by D, ये लिख सकते हैं। RMS velocity is a hypothetical velocity, है ना। और मैंने आपको बताया था कि RMS velocity अगर मुझे कभी भी कुछ मेंशन नहीं है और मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताना है तो मैं RMS वेलोसिटी से ही कैलकुलेट करूंगा, दैट इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी। और वो हर एक पार्टिकल का इक्वल वेलोसिटी अज्यूम करके अपन ने कैलकुलेट किया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इट इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी। टोटल काइनेटिक एनर्जी को सभी मॉलिक्यूल्स में इक्वली डिवाइड कर देता है, तो सभी की वेलोसिटी एक जैसी हो जाएगी, सो दैट इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी। इसलिए वो वेलोसिटी को अपन काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आरएमएस वेलोसिटी को अपन ने काइनेटिक एनर्जी से कैलकुलेट किया। तो आरएमएस वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, Vrms only depend on temperature। तो अगर अपन से कभी पूछा भी जाए कि बताओ कौन सा वेलोसिटी है जो प्रेशर और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है, तो अपन कहेंगे हाउ इट इज पॉसिबल P विजिबल टू nRT। तो अपन कहेंगे भाई सर ने मुझे बताया हुआ है कि आरएमएस वेलोसिटी हाइपोथेटिकल वेलोसिटी होती है, वो एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है, वो अपन को हाइपोथेटिकली बताएगा। तो अपन कहेंगे आरएमएस वेलोसिटी इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, राइट। तो अपन बता सकते हैं। ऑब्वियसली ये सब इक्वेशन 1 मोल के लिए है, नहीं तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करता, मॉलिक्यूलर मास को कैसे यूज करता, सो दैट विल बी राइट। Vrms is independent of P and V, ठीक है। ये सब 1 मोल के लिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है। अब हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, हमें डाटा डायरेक्टली गिवन होगा क्वेश्चन में और हम डायरेक्टली क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, और बस हम जो करते हैं वो यहां भी करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेशन मिस्टेक और यूनिट मिस्टेक जो अपन करते हैं वो यहां भी करेंगे। तो अपन एक बार देख लेते हैं, हो सकता है अपन ना करें, तो अपन यूनिट की बात है ना, वेलोसिटी है तो अपन एमकेएस यूनिट की बात। अब एमकेएस यूनिट की बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है मैं मीटर पर सेकंड लिखूंगा वेलोसिटी के लिए, तो जैसे वीआरएमएस है, तो अपन एक बार देख लेते हैं भाई वीआरएमएस में क्या करना है अपन को। वीआरएमएस होगा तो अपन लिखेंगे √3RT/m। अब आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, और काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो मैं √3 तो कांस्टेंट है, आर का वैल्यू मैं जूल्स में लूंगा, एमकेएस यूनिट बोला ना आपने 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर को तो मैं केल्विन में लेने वाला, और मॉलिक्यूलर मास अगर आप एमकेएस लिखोगे तो ग्राम में तो लूंगा नहीं, केजी पर मोल में लूंगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई केजी पर मोल है ना, ये कैंसिल हो गए,
क्या बचा अपने पास? अपन कहेंगे जूल्स और केजी बच गया। जूल तो एनर्जी होगा, एनर्जी को मास और वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपन कहेंगे भाई ये जो जूल्स होगा 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई फिर तो अपना काम हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए, रूट है तो मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब मुझे आर का वैल्यू 8.314 लेना है और मॉलिक्यूलर मास को केजी में लेना है, ग्राम में नहीं। अगर आपने मान लो नाइट्रोजन की N2 का आरएमएस वेलोसिटी पूछा है तो मुझे उसका मॉलिक्यूलर मास 28 इंटू 10 की पावर -3 कंसिडर करना होगा रादर देन 28 ग्राम्स। वो अगर अपन गलती नहीं करते हैं और आर का वैल्यू क्योंकि आर का वैल्यू जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं 1/12 ले लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, मॉलिक्यूलर मास ग्राम में ले लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो सब गलत हो जाएगा। तो वो बात अपन ध्यान रखेंगे, प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, इधर केजी पर मोल होगा, वॉल्यूम उसी टाइप से अपन वहां भी लिखेंगे जैसे अपने पास गिवन है VRMS 3P अपॉन डी कर देते हैं। प्रेशर किस में लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी किस में लेंगे, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ना, मास अपन। अब न्यूटन को कन्वर्ट कर लो, एमकेएस यूनिट तो है ही है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो तो अपन को पता है 1 न्यूटन, जैसे अपन ने यहां पर लिखा 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही अपन को पता है 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 केजी दैट इज पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो भाई कर देता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 3 तो कांस्टेंट है, उसको तो ले ही लेंगे अपन, बाकी न्यूटन को कितना लिया अपन ने, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर क्यूब। कैंसिल करते हैं, एक कैंसिल हुआ तो अपने पास क्या बचा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बच गया, मीटर पर सेकंड। ये होता फिर मॉलिक्यूलर मास को हमें केजी में लेना है। सारे कैलकुलेशन एमकेएस यूनिट में होंगे, बाद में अपन फिर कन्वर्ट कर देंगे। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड पूछा है तो अपन को पता है कैसे कन्वर्ट करना होता है। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, मैं आपको बोलता हूं। अब इसमें बस वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूं कि गैस पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उनका वेवलेंथ बताओ, तो अपन कहेंगे ठीक है पार्टिकल का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m। VRMS कैलकुलेट करूंगा, मास ऑफ वन पार्टिकल लेना पड़ेगा मुझे, एक ही पार्टिकल की वेवलेंथ लूंगा मैं, h मुझे गिवन होगा, कैलकुलेट कर देंगे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में एक्चुअली जो अपन वेलोसिटी लिखते हैं वो आरएमएस वेलोसिटी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ किस पार्टिकल की कैलकुलेट करनी है, आप बस दे दो उसकी आरएमएस वेलोसिटी, या आप मुझे उस पार्टिकल को बता दो कि भाई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कौन सा पार्टिकल है, किस टेम्परेचर पे है, तो मैं आरएमएस खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा। वेवलेंथ पूछा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है पार्टिकल के लिए, m इज मास ऑफ वन पार्टिकल इन m केस यूनिट। वेलोसिटी तो पर मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर ही ले, बिल्कुल बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो एक दो क्वेश्चन हो जाए, मतलब एक दो क्वेश्चन होंगे तो ये सब पार्ट अब आपने लिख ही लिया है, तो आपको पता है कि कैसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। दिस इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो सब आप अपने आप कर लोगे। वैसे वो एडवांस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें नहीं पूछेंगे मेंस वगैरह, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं कहीं भी। जैसे मान लो मुझसे मेरी मर्जी मैं कहूंगा
अब ये अपन 1 लिख लेते हैं, ये यूनिट वाला पार्ट 2 लिख लेते हैं, इसको 3 कर देते हैं, डी, दैट इज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मैं कहूंगा इसको हटा लेता हूं, क्योंकि इनसे तो इंडिपेंडेंट ही होता है ये। अगर टेम्परेचर मेंशन है तो अपन वेलोसिटी हमेशा टेम्परेचर से कैलकुलेट करेंगे, इसलिए मैंने हमेशा टेम्परेचर बताया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। वो कैसे? तो अपन कहेंगे, आपने बताया ना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2 RT। हाँ, तो RT क्या हो जाएगा, 3 RT विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लिखेंगे अपन, वो थोड़ा दिख नहीं रहा ऊपर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी पता है ना अपन को, 3/2 RT। तो इसको क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, तो मैंने लिख दिया। उस टाइप से लिखोगे तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट रिलेशन फॉर दैट। डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो अपन डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे आरएमएस वेलोसिटी। दैट डिपेंड्स कि आपको मैं क्या दे रहा हूं क्वेश्चन। यूनिट गड़बड़ नहीं करना, मैंने लास्ट टाइम भी यूनिट के लिए कहा था आपसे, अभी भी यूनिट के लिए कहा कि नो डाउट वो अपना हक है, लेकिन वो नहीं करना है हमें। राइट्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन नहीं करेंगे। यूनिट गड़बड़ नहीं करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते बस। मैं क्वेश्चन दे देता हूं, अपन कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल root mean square velocity of oxygen molecule at 27 degrees centigrade. Oxygen molecule at 27 degrees centigrade. Oxygen molecule at 27 degrees centigrade. बस अपन यूनिट में गड़बड़ नहीं करेंगे, अपना तो बिल्कुल सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो गया, इतना टाइम तो नहीं लगेगा। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 75 के आसपास आ रहा है। 75 डिवाइडेड बाय 32, तो अपने पास ये आ रहा है ऑलमोस्ट 15/6 पॉइंट, है ना।
तो ये ऑलमोस्ट अपने पास 2.5 आ रहा है। तो मैं इसको 25 कर लेता हूँ, तो इसको 10 की पावर 6 कर दूंगा। 5 × 10 की पावर 3 आ रहा है। एक बार जीरो चेक कर लेना, शायद मैं कहीं कोई जीरो मिस्टेक तो नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ऐसे आ रहा था। 24 और 0.3 है ना, तो ऑलमोस्ट 25 ले लिया मैंने। 24.665 होता है, 25 ले लिया 25 × 300 3 कर लिया, और ये 10 की पावर 5 कर दिया, डिवाइड बाय 32। तो 75/32 आ रहा था मेरे पास, 72/32 72/32 इंटू 10 की पावर 5। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ऑलमोस्ट अपने पास आएगा 30, कितना आएगा 3.5 है ना। हाँ बिल्कुल इतने ही आएगा ना। तो अपन लिखेंगे ऑलमोस्ट, मतलब मेरा 500 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो 5 और अपन इसको लिखेंगे 2.5 है ना, 2.5 ही आ रहा था ऑलमोस्ट। 2.5 इंटू 10 की पावर 5 के आसपास ही आ रहा है, 10 की पावर 5। तो अपन ने लिखा यहाँ पर 25 इंटू 10 की पावर 4 आ रहा था, तो अपने पास आया 5 इंटू 10 की पावर 2। मतलब मेरा आंसर अराउंड 500 आ रहा है मीटर पर सेकेंड। अब भाई वो 490 भी हो सकता है, 485 भी हो सकता है, 485 से लेके 510 तक ऐसे कुछ अपना आंसर हो सकता है। कितना आ रहा है 484.12 मेरे ख्याल से वो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा ये 32 ज्यादा ही था ना थोड़ा, और 2.5 से थोड़ा छोटा ही आएगा, है ना, 2.5 से थोड़ा छोटा है, इसलिए मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आया। ठीक है, फिर अपन आंसर चेक कर लेंगे थोड़ा छोटा उससे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा तो ये थोड़ा छोटा आना चाहिए, ये थोड़ा छोटा होगा तो ये भी थोड़ा छोटा होगा, तो ये भी थोड़ा छोटा होगा, लाइक दैट वी कैन राइट। चलो दूसरा क्वेश्चन। The calculate the increase in temperature. Calculate the increase in temperature required. Calculate the increase in temperature required so that, एक मिनट डोर बंद कर लेता हूँ। Increase in temperature required so that the average velocity of, so that the average velocity of nitrogen becomes twice, so that the average velocity of nitrogen becomes twice initially present at 27 degrees centigrade. Initially present at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन को 27 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, कितना टेम्परेचर बढ़ाएं कि उसकी एवरेज वेलोसिटी डबल हो जाए। तो अब ना मैंने इसलिए इसको ऐसे किया, अपन को एक बात पता है कि भाई आप रेशियो की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूलर मास थोड़ी चेंज कर पाओगे आप, टेम्परेचर के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पर सब कांस्टेंट है।
क्योंकि आपने नाइट्रोजन लिया, मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहेगा। फाइनल आपने पूछा है, इनिशियल आपने दे रखा है, अपन को पता है क्या करना है। T2 पूछा है, ये ट्वाइस होना चाहिए उससे, तो बड़ा इजी हो गया अपने लिए। है ना भाई, जितना इनिशियली था, आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कितना आना चाहिए अपने पास, उसका ट्वाइस हो जाना चाहिए। तो T1 आपने दे रखा है, T2 आपने पूछा, राइट ना, कर देंगे कैलकुलेट। अगर इक्वेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बड़ा इजी है फिर तो सारे सॉल्व। राइट, ठीक है भाई। इसमें इक्वेशन के अलावा और कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले अपन से। आप कैलकुलेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। केल्विन, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड जो भी पूछेंगे अपन बताएंगे, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब सारे क्वेश्चंस इक्वेशन से ही रिलेटेड होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज में यही पूछेंगे अपन से। डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर दे दो, और अगर वैसे के मेरा तो वैसे दे दो आंसर। अब एक छोटा सा पार्ट इसमें और आइडियल गैसेस में पूछते हैं अपन से, फिर उसके बाद रियल गैसेस पूछते हैं। दैट इज, वो लिखते हैं इडियोमेट्री। इडियोमेट्री, अब इडियोमेट्री क्या मतलब, अपन कहेंगे इडियोमेट्री का मतलब होता है, ठीक है ना, इडियोमेट्री तो इडियोमेट्री होता है एनालिसिस of gases present in the mixture. Analysis of gases present in the mixture. The mixture in a tube or a vessel. वेसल भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल टाइप का वेसल होता है ना, जिसमें अपन गैसेस के एनालिसिस करते हैं, उसको अपन कहते हैं इडियोमीटर ट्यूब। इसलिए वो नाम उसका इडियोमेट्री के है। वरना अपन कहते हैं ऐसे क्यों लिख रहे हैं आप इडियोमेट्री, आप वेसल कुछ भी लिख दो, गैस एनालिसिस लिख दो, कुछ भी नाम दे दो, इडियोमेट्री ही क्यों। इन इडियोमेट्री, तो इडियोमीटर में गैसेस को लेना कोई कंपलसरी है या मतलब कुछ उसका रीजन होता है, तो अपन कहेंगे उसका रीजन होता है। एक्चुअली अगर अपन किसी गैसेस को बर्न भी करेंगे या किसी गैसेस को चेंज भी करेंगे, तो अपन बर्न करके चेंज भी कर सकते हैं। इडियोमीटर ट्यूब में स्पार्किंग भी कर सकते हैं, वो थोड़ा apparatus से होता है, जिसमें अपन गैसेस को बर्न करके, जैसे हाइड्रोकार्बन ले लिया, मैंने उसको बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट कर लिया, तो वो इडियोमीटर ट्यूब में होता है। तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कितना H2O होगा, वो अपन इडियोमीटर ट्यूब में बता सकते हैं। इसलिए अपन उसे इडियोमेट्री बोलते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एनालिसिस ऑफ गैसेस करना है, कैसे बताएंगे। फिर कहेंगे ठीक है, एनालिसिस ऑफ गैसेस अगर करना है तो पहले आप हमें ना, इसमें एनालिसिस ऑफ गैसेस में मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कैसे क्या करना है अपन को, बट पहले अपन क्या करते हैं, इसके एनालिसिस में अपन को ना सर्टेन रूल्स फॉलो करने होते हैं, बस रूल्स जो अपन फॉलो करें।
फर्स्ट रूल, all calculations of gaseous mixture follows Gay-Lussac's law. Lussac's, that is pressure are directly proportional to temperature. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा. All calculations are carried at constant temperature and volume if nothing is mentioned. Constant temperature and pressure if nothing is mentioned. अगर कुछ भी मेंशन नहीं है ना तो अपन सीधा सीधा जैसे बोलते हैं ना, अपन बोर्ड चमक रहा है, रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा होगा बोर्ड का, कोई बात नहीं, बोर्ड नहीं चमक रहा होगा, मैं चमक रहा हूं, ठीक है. तो एक्चुअली जब मैं पास जाता हूं तो वो ज्यादा चमकता है, इसलिए ऐसे भी हो सकता है. तो अपन थोड़ा उसको चलेगा, थोड़ा अपन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम. मैं थोड़ा सा मतलब ना देख लेते हैं, अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम जाए तो मुझे बता देना, अपन कुछ एंगल्स वगैरह कुछ चेंज करेंगे, बट आपको रूल्स समझ में आने चाहिए. है इफ नथिंग इज मेंशन्ड. सो नथिंग इज मेंशन्ड का मतलब हो गया वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का प्रोपोर्शनल अज्यूम कर लेना. At room temperature, H2O is liquid. So अपन उसको अपने एनालिसिस में नहीं रखेंगे. अब तो गैसेस का एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 मेंशन्ड है तो ही अपन वाटर को H2O is considered as gas at greater than or equal to 100 डिग्री सेंटीग्रेड. कम से कम इतना तो अपन को होना ही चाहिए. एयर इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर ऑफ. अगर हम एयर की बात करेंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर ऑफ N2 and O2 ओनली. एयर में अपन सिर्फ N2 और O2 को ही अज्यूम करेंगे. ठीक है. N2 is considered as, वैसे भी इनर्ट गैस होता है, considered as inert gas. Depending on nature of absorbent used, ये अपना मेन पॉइंट है. वैसे तो सारे हैं, वो भी फॉलो करने होता है. नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट है, absorbent used, we can calculate the gas present in the mixture. आपने कौन सा एब्जॉर्बेंट यूज किया उसके बेसिस पर मुझे ये पता चल जाएगा कि सैंपल में कौन सा गैस था. इंसर्ट. तो कौन सा गैस प्रेजेंट है सैंपल में वो डिपेंड करेगा कि आपने नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट कौन सा यूज किया. अब ये एब्जॉर्बेंट आपको याद रखने.
क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट अपन कहीं भी यूज कर सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, और मोस्टली ये जो पार्ट है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट रादर देन अपन मोल कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चन भी किए अपन ने। एब्जॉर्बेंट्स हैं कौन कौन से होंगे वैसे, तो ओजोन अगर है तो टर्पेंटाइनॉल लेंगे, वो ओजोन को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन अल्कलाइन पायरेगोनॉल, अपन को इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मतलब नहीं है, हमें तो बस नाम से मतलब है। H2 प्लैटिनम या फिर पैलेडियम या फिर Ni, एसिडिक गैसेस, कोई भी बेस ले लो, NaOH या फिर KOH। तो बेसिक गैसेस, मॉइस्चर, इसमें अपन डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे या फिर एनहाइड्रस CaCl। इनमें से कुछ भी आप यूज करोगे मुझे पता चल जाएगा कौन से गैस की बात कर रहे हो। क्लोरीन में अच्छा एब्जॉर्ब होता है वाटर में, कार्बन मोनोऑक्साइड, C2H2 इन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, नाइट्रोजन मैग्नीशियम से बॉन्ड होता है, पर उसको मैग्नीशियम के साथ इजीली बर्न हो जाता है और व्हाइट पीपीटी बना देता है। N2 है, मेरे ख्याल से इतना काफी है। ये एब्सॉर्बेंट्स है मोस्टली, अपन को जो चाहिए ना वो ये वाले चाहिए, वो भी अपन से पूछ सकते। तो ये रूल्स है। अब पहले अपन ना कुछ इक्वेशंस चेक कर लेते हैं कि आप कैसे इन गैसेस को बनाओगे, ट्यूब में कैसे एनालिसिस करोगे, और आप कैसे एनालाइज करने के लिए मुझे बोल रहे हो कुछ एग्जांपल दे दो। अगर एक ही वेसल है और उसके अंदर मान लो एक वेसल है जिसमें अपन को पता है कि भाई इनमें से मान लो इन गैसेस को डाल दो, तो मैं टर्पेंटाइनॉल ऐड करूंगा, इसको गायब कर दूंगा क्योंकि उसमें एब्जॉर्ब हो गया, बाकी सब बचे हो। मतलब अगर किसी कंटेनर में ये दोनों 100 ml इसको ऐड किया, वॉल्यूम बचा 60 ml। अच्छा तो ये 40 ml रहा होगा तभी इसमें एब्जॉर्ब हो गया, तभी तो वॉल्यूम 100 से 60 बचा। दैट इज हाउ वी गेट द इंफॉर्मेशन। टोटल 100 था, इसको ऐड किया, 60 बच गया। अच्छा तो ये एब्जॉर्ब हो गया होगा इसमें, तो वॉल्यूम किस गैस का बचा होगा 60 ml, O2 का। तो अपन को ऐसे पता चल जाता। सर बोलो। सर NH3 के साथ क्या लिखा है उसके आगे? मॉइस्चर लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा? सर उसके आगे कॉन्सेंट्रिक H2SO4 के आगे क्या लिखा है? एनहाइड्रस CaCl2 ना, वो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, एनहाइड्रस। ओके एनहाइड्रस CaCl2 लिखा,
ठीक है, अब मैं आपको ना पहले तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन कि भाई किस टाइप से क्वेश्चंस को बनाओगे और कैसे मुझे समझना है, क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको। तो ये एनालिसिस हम करें क्यों? तो अपन कहेंगे एक तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर कैलकुलेट करते हैं, दूसरा अपन फॉर्मूला भी बना सकते हैं ऑफ अननोन गैसेस, फॉर्मूला ऑफ अननोन गैसेस भी बना सकते हैं, वो भी इडियोमेट्री से अपन कर सकते हैं। तो चलो फिर अपन मतलब कुछ ऐसे एक दो एग्जांपल लेते हैं पहले। भाई एक एग्जांपल लेते हैं टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ अननोन गैसेस। अननोन गैसेस, अब वो अननोन गैसेस जो भी होगा अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अननोन गैसेस भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अब सपोज मुझे ऐसे कि मैंने आपसे कहा मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है CXHY और इसको मैंने रिएक्ट किया O2 के साथ। अब हाइड्रोकार्बन है तो बर्न करोगे इडियोमीटर ट्यूब में स्पार्किंग से और कूलिंग, तो इसको जब बर्न करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सारा का सारा कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा और हाइड्रोजन वाटर में। तो बैलेंस कर दो भाई, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे? तो मैंने एक बार इसका बैलेंसिंग आपको सिखाया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट में, X+Y/4 आ जाएगा। जैसे अपन ऐसे लिखेंगे C2H6 O2 के साथ रिएक्ट किया, ट्वाइस ऑफ CO2 बना प्लस थ्राइस ऑफ H2 बना। कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 यहां पर, 3 यहां पर, 7 हो गए। अगर इधर 7 लिखूंगा तो 14 हो गए, तो डिवाइड बाय 2 कर देता। यहां ये 2x हो गया, यहां पर y/2 हो गया, दोनों को ऐड करता हूं। अगर ये नंबर यहां लिखूंगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर डबल हो जाएगा, तो अपन क्या करें, इसको आधा कर दें। क्या आएगा अपने पास? X+Y/4 आ गया। तो अपन लिख लिया भाई X+Y/4, ये बैलेंस। ठीक है, अब अपन लिखेंगे जैसे अपन ने यहां पर लिखा ना कि भाई इसका 1 मोल इसके X+Y/4 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका x मोल बनेगा और इसका y/2 मोल्स बनेगा। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसका 1 लीटर इसके X+Y/4 लीटर से रिएक्ट करेगा तो इसका x लीटर बनेगा और इसका y/2 लीटर बनेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है ऑन स्पार्किंग एंड कूलिंग देन H2 इज लिक्विड, तब उसके डाटा को भूल जाना, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ गैसेस को पढ़ेंगे। अब अगर अपन कहेंगे देखो भाई इसमें CO2 कितना है, एब्जॉर्बेंट यूज करके बता दो। वाटर अगर गैसियस स्टेट में है वाटर तो एब्जॉर्बेंट यूज करके बता दो। O2 अगर सारा रिएक्ट कर गया तो ठीक है, बचा हुआ है तो अल्कलाइन पैराग्लाल एब्जॉर्बेंट यूज करके बता दो। तो उस टाइप से अपन क्वेश्चन से इसको बता सकते हैं और अपन x और y कैलकुलेट करके और बता देंगे भाई कितना मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए उसका। तो अपन ऐसे क्वेश्चंस बता देंगे। अब जैसे मान लो मैं इसमें एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, फिर अपन आगे थोड़ा थोड़ा ऐसे एक एक एग्जांपल भी लेते रहेंगे भाई, तो अपन को आइडिया भी लगता रहेगा। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 12 ml ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन,
is mixed with 90 ml of oil. ये अपन को गिवन है। The volume of gases left after sparking and cooling is 72 ml. ठीक है। When KOH, मतलब इसको अपन पोटैश भी बोल देते हैं क्योंकि KOH is nothing but a potassium hydroxide. When KOH is added to a resulting volume, the volume is decreased by 36 ml. अच्छा, मतलब ये 36 ml कम हो गया। भाई ये तो पक्का हो गया कि CO2 36 ml है। 36 into 2 क्या है? 72। मतलब वॉल्यूम आधा हो गया और ये क्या है? बेस। और इन सब में मुझे पता है एसिड सिर्फ CO2 है। ठीक है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of unknown hydrocarbon, of hydrocarbon, H और C मतलब हाइड्रोकार्बन। अपन क्या कहेंगे? ये इक्वेशन है। अब क्या? इसका अगर 12 ml है तो आप 12 इंटू इतना ml O2 यूज करोगे और 12x ml CO2 बनेगा। और आपने कहा स्पार्किंग और कूलिंग, तो उसकी जरूरत ही नहीं है, वो गैसेस है ही लिक्विड। वाटर को मैं लिक्विड गैस के फॉर्म में Y/2 को तभी कंसिडर करूंगा जब आप टेम्परेचर मेंशन करो वो भी 100 से ज्यादा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो क्या अपन कहेंगे भाई देख लो क्या करना है। अब अपन क्या करेंगे? अपन को एक बात गिवन है इस सबसे, अपन को CO2 कितना, अपन को ये टोटल गिवन है, अपन ये लिखने वाले हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड, मतलब 90 ml, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 32 ml ना, 36 कितना, 36 ml। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस आफ्टर स्पार्किंग एंड कूलिंग है। अपन को आप स्पार्किंग एंड कूलिंग की बात कर रहे हैं, एंड कूलिंग 72 ml। अब आप एक बात बताओ भाई, आप मुझसे कह रहे हो कि ये 12 ml था, स्पार्किंग के बाद जो और कूलिंग के बाद गैसेस जो बचेंगे वो क्या बच सकता है? CO2 बचेगा, वो तो लिक्विड है। हाँ, तो CO2 अगर बचेगा तो जो 72 ml बच रहा था मेरे पास, वो सारा का सारा CO2 तो नहीं था, तो उसमें बाकी क्या था? तो अपन कहेंगे अच्छा ये भाई 90 लिया था मैंने, ये 36 बना, लेकिन स्पार्किंग के बाद क्या था?
72 ml। अगर उसमें 36 ये था तो बाकी बचा, क्योंकि ये तो बर्न हो गया, तो बाकी बचा हुआ 36 क्या है? वो ऑक्सीजन जो रिएक्ट नहीं किया। भाई ऑक्सीजन आपने कितना लिया था? 90। स्पार्किंग करने के बाद वॉल्यूम कितना बचा गैसेस का? 72। उसमें वाटर हो नहीं सकता, ये बर्न हो गया। ये अपन को बता रहा है कि देखो भाई CO2 तो उसमें सिर्फ 36 है, तो बाकी 36 क्या है? वो ऑक्सीजन है जो बर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो एक्सेस में लिया था। तो क्या बोले? वॉल्यूम ऑफ O2 अनयूज्ड 90 माइनस 36 54 ml। अनयूज्ड इज 36 ml लिखते हैं ना, 36 ml। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड 90 माइनस 36 54 ml। अब बचा क्या? हमें CO2 पता है, हमें ऑक्सीजन पता है, तो 12x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 3, और 12 इंटू x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 54। x आपको गिवन है, y कैलकुलेट कर लो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, हमें यह सोचना है कि कोई अननोन गैस है, उसको आपने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो CO2 बना। वाटर आपने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि कूलिंग के बाद वो लिक्विड होगा, और हमें सिर्फ गैसेस के एनालिसिस करने थे इडियोमीटर में। आपने हमें यह बताया कि जब हमने इसमें एक्सेस ऑफ O2 ऐड किया तो सारा का सारा O2 बर्न नहीं किया था। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसको बर्न करने के बाद जो गैसेस बचे हुए थे वो 72 थे। अगर इसमें ये सारा का सारा CO2 होता तो KOH में ये सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता, लेकिन KOH में कितना एब्जॉर्ब हुआ? 36। इसका मतलब है बचा हुआ 36 कोई और गैस है। तो कोई और गैस कौन सा? ये तो बर्न हो गया, ये लिक्विड है, तो इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है 90 में से 36 ml ये बच गया था। तो यूज कितना हुआ? 90 माइनस 36। तो इसका मतलब है दिस शुड बी इक्वल टू O2 यूज्ड, दिस शुड बी इक्वल टू CO2। और आंसर ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस के बारे में सोचना है। हम दूसरे एग्जांपल की बात, क्वेश्चन या एग्जांपल की, ये तो एक एग्जांपल था जिसका अपन ने एक क्वेश्चन भी कर लिया। अब दूसरे टाइप से सोचते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं। अपन से कहा गया दूसरे एग्जांपल, गैसेस का एनालिसिस करना है अपन को, इसको 2 लेते हैं। द 100 ml ऑफ, पहले तो मैंने ऐसे कर दिया, अपन तो एग्जांपल लिख रहे हैं। द ओजोनाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स, अपन को ये वर्ड गिवन होगा ओजोनाइड ऑक्सीजन मीन्स a mixture of O2 and O3। ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब ये होता है। If the volume of mixture increases on heating,
on heating. It means the O3 in mixture is converted to O2. वो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का इंक्रीज तभी पॉसिबल है जब O3 O2 में कन्वर्ट हो जाए। भाई इसका जितना भी वॉल्यूम होगा, इसके 2 मोल इसके 3 मोल बना रहे ना, तो इसका 1 लीटर इसका 3/2 लीटर बना देंगे। इसका 2:3 का रेशियो है ना। तो अगर इसका x ml रहा होता तो आफ्टर रिएक्शन ये कितना हो जाएगा? इनिशियल तो ये होगा, जब अपन इसको डिकम्पोज करेंगे इसके अंदर तो ये 0 हो जाएगा और ये बनेगा कितना? 3/2x। बढ़ गया ना वॉल्यूम। मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ O3 3 वॉल्यूम ऑफ O2 बना सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इंक्रीज हो रहा है हीट करने से, इसका मतलब है जो ओजोनाइड ऑक्सीजन का गिवन सैंपल है उसमें से ओजोन O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं लिखूं मिक्सचर डिक्रीजेस ऑन हीटिंग तो उसका क्या समझे? बता देना कि O2 O3 में कन्वर्ट हो रहा है। भाई डिक्रीज तो तभी हो सकता है जब सैंपल में जो O2 प्रेजेंट है वो O3 में कन्वर्ट हो जाए, तो कम हो जाएंगे मोल्स। तो वो तो डिपेंड करेगा कि मुझे क्वेश्चन में क्या करना है। उसने लिखा कि हीटिंग किया, क्या किया, बस ये लिखा कि भाई वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो हम क्या समझे इंक्रीज या डिक्रीज से? अपन कहेंगे आप ये समझो कि अगर इंक्रीज लिखा है तो इसका मतलब है कि ओजोन कन्वर्ट हो रहा है O2 में, और अगर डी लिखा है डिक्रीज लिखा है, इफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर decreases then O2 is converted into O3. O2 in mixture is converted to O3. ठीक है, इसका मतलब है कि O2 जो है वो O3 में कन्वर्ट हो गया, तो डिक्रीज हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन लेके देखते हैं। The 100 ml of ozonide oxide is right now 100 ml of ozonide oxide is converted to, अब अगर अपन इसमें ये वॉल्यूम गिवन है कन्वर्टेड टू 60 ml on passing through turpentine oil. Calculate the increase in volume if the mixture is heated. अपन क्या कहेंगे भाई, ठीक है आपने इंक्रीज की बात की, भाई इंक्रीज तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, O3 O2 में कन्वर्ट। तो पहले तो अपन कहेंगे क्या, पहले तो मेरे पास अपन कहेंगे मेरे पास 100 ml है O2 प्लस O3। हमको टर्पेंटाइन ऑयल ने बताया कि 100 ml 60 ml बन जाता है जब अपन टर्पेंटाइन ऑयल से पास करें। तो भाई टर्पेंटाइन ऑयल तो ओजोन को एब्जॉर्ब करेगा, तो 100 का कितना बचा हुआ है 60। अच्छा तो O2 60 है
और ये 40। वो टर्पेंटाइनल से पता चला ना। अब वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है तो भाई O2 थोड़ा डिकम्पोज होगा, O3 कन्वर्ट हो गया होगा O2 में, तो अपन कहेंगे ठीक है फॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम, in volume O3 is converted to O2। ठीक है, तो मेरे पास O3 गिवन है और O2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका 2 मोल्स इसका 3 मोल बना देगा। इसका कितना वॉल्यूम था अपने पास 40 ml, तो जब ये 0 बचेगा तो कितना बन जाएगा 3/2 इंटू 40 बन जाएगा, कितना बना अपने पास 60 ml। Therefore increase in volume ट्वेंटी ml हो गया। क्यों भाई, ये 40 ml था, 60 ml तो क्या था ऑक्सीजन, ये 40 था, ये 40 का कितना बन गया 60, तो 40 का 60 बनेगा तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया 20 ml। तो ठीक है, आप परसेंटेज इंक्रीज भी पूछ सकते हो हमसे, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। तो ये वाला पार्ट अपन को पता होना चाहिए कि भाई इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, बता सकते हैं। अननोन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ सकते हो आप मुझसे, प्रूव करो कि ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 होता है। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में क्या प्रूव करें, सब्जेक्टिव होता तो अपन सोचते भी कि चलो भाई प्रूव करते हैं, वो भी प्रूव कर सकते। डिपेंड करता है कि अपन से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को मतलब डिसाइड कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो अपन दूसरा ऐसा देख लेते हैं। और भी अपन से पूछ सकते हैं जैसे भाई, कभी कभी अपन को ऐसे भी दे सकते हैं। वैसे तो अभी अपन को जो शीट में गिवन होंगे वो मेंस के हिसाब से छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, हमें सिर्फ रेशियो पता करना होता है कि कौन किस में एब्जॉर्ब होगा कौन नहीं होगा। कुछ रिएक्शंस अपन को पता होने चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अभी अपन को जो भी शीट में गिवन होंगे क्वेश्चन उसमें आपको दे रखे होंगे कि अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल डिकम्पोज भी होता है, जैसे अपन को कोई नया कंपाउंड दे दिया फॉर्मिक एसिड है, तो ये डिकम्पोज होता है, तो अपन को गिवन होगा कि उसमें कि भाई CO2 और H2 में डिकम्पोज होगा। या कोई ऐसे कोई अजीब टाइप का एसिड अपन को दे दिया जो अपन को ना पता, ऑक्जेलिक एसिड है, अपन को नहीं पता कि ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड अगर डिकम्पोज होगा तो हीट करेंगे तो ये खुद भी फॉर्मिक एसिड बनता है प्लस CO2 बनता है। फिर ये डिकम्पोज होकर CO2 बनाएगा, फिर H2 बनाएगा, तो उस टाइप से अपन को गिवन होगा क्वेश्चन कि हमें क्या करना। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो गैसेस बनेंगे उसका टोटल वॉल्यूम मुझे गिवन होगा, सपोज एक सेकंड, तो इसमें ये कितना है और ये कितना है हमको कैसे पता चलेगा, एब्जॉर्बेंट से। हमें एब्जॉर्बेंट अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन किसको एब्जॉर्ब करता है, वही इडियोमेट्री होती है। इडियोमेट्री में और कुछ नहीं होता, कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इडियोमेट्री में यही होता है, ये इडियोमेट्री होती है। अभी आपको जैसे मैंने ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, ये जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं तो ये सारे रिएक्शंस अपन को पहले से पता होते हैं कि किस टाइप से आप रिएक्शन को मुझे बताओगे, तो वो इडियोमेट्री होती है। अगर कोई अननोन कंपाउंड है, जैसे अपन को मतलब आप इसको एग्जांपल 3 कर देता हूं, मे बी पॉसिबल अपन से कहें कि नाइट्रोजन, अपने पास एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अननोन कंपाउंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डिकम्पोज कर देंगे तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये x/2 N2 बना देगा और ये बना देगा y/2 H2 बना देगा। नाइट्रोजन तो इनर्ट गैस होता है,
तो अपन को ये पता है कि आप क्या इसका वॉल्यूम देने वाले हो मुझे, क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से इसका x ml, इस इक्वेशन के हिसाब से इसका v लीटर, इसका x/2 इंटू वी लीटर बनाएगा। इनिशियली तो 0 होगा और 0 होगा। मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो x/2, इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा तो इसका x/2 वॉल्यूम बनेगा। ये 0 x/2 इंटू वी वॉल्यूम इसका बना देंगे। और x/2 y/2 इंटू वी इसका बना देंगे। सपोज अपन से कहा कि भाई ये 50 ml है, तो अपन को पता है ये आप कितना लिखे 25x और 25y ऐसे बताने वाले। तो उसमें अपन को सिर्फ ये फॉलो करना है कि सबने हमें कंसेप्ट तो बताया भाई कैसे आपको करना है। तो अब हमें ये अच्छे से पता है कि N2 इज, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, इसमें 50 ml डालता हूं, है अपन इसमें 50 ml ले लेते हैं। 50 ml है मेरे पास फॉर एग्जांपल। तो अपन कहेंगे आप 50 ml ले रहे हो, तो तब तो मुझे पता चल गया भाई मेरे पास ये 50 है और ये भी 50 है आफ्टर रिएक्शन। मैं इसको लिख भी देता हूँ, इनिशियली गिवन अननोन आफ्टर रिएक्शन ऐसे लिख दूंगा, तो आपको पता रहेगा कि क्योंकि अपन ने काफी सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में किए हुए हैं। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है आपने ये बना दिया, तो अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया अपने पास? इक्वेशन। क्योंकि आप मुझसे एक्स और वाई पूछने वाले हैं, मैंने आपसे इक्वेशन बनवाया। एक तो 25x प्लस 25y इज इक्वल टू, आपने लिखा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस होंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर रिएक्शन, ये एक इक्वेशन बना लिया आपने मुझे। अगर आप मुझे ये दे दो कि कितना वो मुझे गिवन है स्पार्किंग के बाद कितना हो जाता है, तो मैं अभी बता देता हूं आपको क्या करना है। जैसे मान लो ये अमोनिया होगा, तो अपन को पता है अमोनिया में क्या करने वाले हैं। अपन को पता है x/2 प्लस y/2 H2 बनाओगे आप ऐसे, और ये होगा 3, तो अपन को पता है 3/2 बनाओगे आप 3y/2। तो उसी हिसाब से आपको बताया जाए कैलकुलेट द अननोन फार्मूला ऑफ अमोनिया। तो अपन को एक टोटल वॉल्यूम देंगे कि ये कितना होगा। अब अपन को अच्छे से पता रहेगा कि ये तो इनर्ट गैस होता है, ये तो इनर्ट नहीं होता। तो फिर क्या बोलेंगे? फिर वो ऐसे कहेंगे जो H2 यहां बनता है ना, उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर पाएंगे। अब ऑक्सीजन वापस आ गया है, अपन ने ऑक्सीजन को ऐड किया जो वाटर बनाता है, स्पार्किंग एंड कूलिंग। तो अपन को पता है इधर कितना था 25 पाए बना था सीक्वेंशियल। ऑक्सीजन अपन को गिवन है, मान लेते हैं अपन की भाई मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं 100 गिवन है। आफ्टर रिएक्शन ये 0 हो गया, ये अपन ऐसे लिख देंगे बच गया। अपन को कैसे पता चलेगा कि ये लिमिटिंग रीजन है? क्योंकि यहां से आप मुझे दोगे ना कुछ ऐसे, जो वॉल्यूम टोटल मान लो 80 दिया, तो 80 दिया तो मुझे पता रहेगा ना, इन दोनों को 1 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो एक एक भी अगर मोल लेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू 1 1 भी लेंगे तो भी 50 तो हो जाएगा ना। तो वाई का वैल्यू हो सकता है 2 रहा हो ऐसे। तो अगर मैं 25 इंटू 2 भी करूंगा तो 100 से छोटा आएगा। उस टाइप के कंसेप्ट को थोड़ा आप देखो, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको आंसर। तो अपन को पता चलेगा कि भाई अच्छा ये लिमिटिंग रीजन है, कोई बात नहीं। इसका मतलब अब अपन को क्या गिवन है क्वेश्चन में, अब अपन से कहा गया कि देखो भाई जब इसका स्पार्किंग करते हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना होता है। मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। फिर मुझसे कहा गया 100 ml ऑक्सीजन डालने के बाद फिर स्पार्किंग करते हैं, तो जो बचे हुए गैसेस होते हैं ना, उसका एक वॉल्यूम गिवन है अपन को, ये वॉल्यूम बचा हुआ गैसेस है। तो अपन क्या सोचेंगे,
बचा हुआ गैसेस, बचा हुआ ऑक्सीजन और ये भी तो बचा हुआ है उसी सैंपल में। आपने क्या किया, इसको डिकम्पोज करके ये दोनों बनाए और उसी में ऑक्सीजन डाल दिया, तो भाई ये रिएक्ट किया, ये थोड़ी रिएक्ट करेगा, ये तो पड़ा रहेगा ना वहां पर। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा अपना, वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर रिएक्शन विद O2 and H2 will be, क्या होगा, 100 minus 25y divided by 2 plus 25x। मेरे पास दो, ये मुझे गिवन होगा क्वेश्चन में, ये मुझे गिवन होगा क्वेश्चन में कितने बचे, मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे अपन, बताएं। बिल्कुल, मतलब ऐसे सिचुएशन बना के दिया मैंने आपको कि इस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछेंगे, अपन बताएंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ईडियोमेट्री, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आइडियल गैस वाला पार्ट खत्म हो गया, अब अपन डाउट्स करेंगे और उसके बाद ही रियल गैसेस को शुरू करेंगे। रियल गैसेस वाले में इधर कैलकुलेशन ज्यादा था, रियल गैस वाले में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन नहीं आता। उसके कंसेप्ट बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर रियल गैस से ही आएगा, उसमें सिर्फ कंसेप्ट होंगे। व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास, मुझे भी नहीं पता। अभी डाउट्स अभी नहीं, अभी काफी हो गया, थक गया मैं। ठीक है ना, तो मैं ना डाउट्स के लिए क्लास लगाऊंगा, ये जो छुट्टियां हैं इसमें पढ़ाने के लिए नहीं लगाऊंगा, लेकिन डाउट्स के लिए क्लास लगाऊंगा। तो अपने इंडिविजुअल डाउट भी पूछ सकते हो, कोई अगर डाउट आपके पास है तो वो भी इंडिविजुअल डाउट। और हाँ, ऑर्गेनिक अपन शुरू करेंगे, ये भी है, मैं ऑर्गेनिक शुरू करूंगा, ऑर्गेनिक शुरू करूंगा और डाउट क्लास। फिजिकल अब पैरेलल चलता रहेगा, ऑर्गेनिक में बीच बीच में अपने एक्स्ट्रा क्लास टाइप का वो लेके पढ़ो। ठीक है सर, थोड़ा साइड हो सकते हो क्या? अरे तुम बोलो यार, मैं तो चला ही जाता हूँ। ये देखो सब भगा रहे हैं मुझे। ठीक है, सो दैट इज ऑल। चलो भाई, हैप्पी दिवाली, बिल्कुल बाय एंड हैप्पी दिवाली। अच्छा, इसके भी ना जो नोट्स है ना इसके, अपन इसके नोट्स में उसको बोलता हूँ श्रेया को ना, जो 12th क्लास में है, उसको बोलता हूँ वो नोट्स देगी तो मैं लास्ट ईयर के नोट्स शेयर कर लूंगा। शुभ दीपावली है। Yes, sir. ओके Sir, happy